अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू टीवी का प्रोग्राम हेल्थ केयर और मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन। और हमारे साथ स्टूडियो में आज बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शकील अहमद साहब, जो MBBS MD हैं और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है डायबिटीज में कार्डिफ यूनिवर्सिटी से, जो लंदन की मशहूर यूनिवर्सिटी और वर्ल्ड रैंकिंग में सेकंड मुकाम पर आती है कार्डिफ यूनिवर्सिटी। वहां से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इन डायबिटीज किया हुआ है और हैदराबाद में काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। डायबिटीज ओबेसिटी से ताल्लुक काफी लोगों को आपसे फायदा हुआ है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम इससे पहले के प्रोग्राम से बात करते हुए हैं, डायबिटीज और उससे रिलेटेड ओबेसिटी या फिर मुख्तलिफ बीमारियां जो डायबिटीज के बाद आती हैं या ओबेसिटी की वजह से आती हैं, जो इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से। तो अगर हम आज की टॉपिक अगर बात करें, हम चाइल्डहुड ओबेसिटी पे अगर बात की जाए तो काफी आजकल देखा गया है कि छोटे बच्चे भी हैं जो काफी मोटे हो जा रहे हैं, तो उनके अगर ऊपर आप कुछ रोशनी डालें तो। जी, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जैसा हमने इससे पहले भी इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था कि मोटापन और डायबिटीज दोनों का बहुत ही गहरा ताल्लुक है जी। और जैसे हमने ये बताया था कि शुरुआत जो मोटेपन की अगर हम शुरुआत देखें या डायबिटीज की शुरुआत देखें या उसके दोनों के वजूहात को देखें या दोनों के रिस्क फैक्टर्स को देखें, तो दोनों के भी रिस्क फैक्टर्स वही हैं जी। जैसा कि मैंने नंबर 1 अगर हम देख लें कि अनहेल्थी फूड, किस तरह का हम खाते हैं, हम क्या खाते हैं, ये हमारा रोजाना का तौर तरीका खाने का किस लेवल पे है जी। और दूसरी चीज हमारी एक्टिविटी बॉडी में कितनी होती है, मतलब हम कितना फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। देखिए, आजकल क्या हो गया, जैसे हम बच्चों में अगर हम देखें चाइल्डहुड जो ओबेसिटी की जैसा आपने बात छेड़ी है, तो इसमें अक्सर देखें कि बच्चे आजकल बाहर खेलना बंद हो चुका है। बिल्कुल, लिटरली आप देखिए कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी में इतनी कमी पेशी हो चुकी है कि या तो स्कूल से आते घर में या ट्यूशंस वगैरह होते हैं, या मुल्क साहब के पास पढ़ लिए या ट्यूशन पढ़ लिए, या टाइम मिला तो टीवी प्ले स्टेशन खेल लिए, और या तो उठ के या फिरना या घूमना या चलना या बाहर 1 घंटा खेलना, कोई भी एक चीज ऐसी कोई तरह की एक्टिविटी बंद हो चुकी है। बिल्कुल। तो ये एक चीज हो गई जो इनएक्टिविटी, जिसे फिजिकल इनएक्टिविटी जो कम हो चुकी है बच्चों में, और ये प्ले स्टेशन का ज्यादा होना। जी हाँ। और आजकल तो ऐसा हो गया कि भाई हर चीज का रिमोट कंट्रोल सिस्टम हो गया। AC ले लीजिए रिमोट हो गया, टीवी ले लीजिए रिमोट हो गया, बल्कि अब ऐसा हो गया कि भाई बैठे जगह आपको काम वाले को बोल दे कि भाई लेके आ जाओ, वो लेके आ जाओ, अगर खाना भी बैठे जगह हो जा रहा आपका। जी हाँ, एक कॉलर को गालिबन कॉल ड्रॉप हो गया है। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आप बता रहे थे इनएक्टिविटी जो बच्चों में हो गई है। हाँ, पहले देखा जाता था कि बच्चे बाहर जाते थे, क्रिकेट, फुटबॉल, मुख्तलिफ किस्म के गेम्स में, स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते थे। आजकल पूरा वर्चुअल हो गया है जी। और घर के हर आतरा घर के बाहर एक छोटे से ग्राउंड्स होते थे और वो ग्राउंड में जाके बच्चे खेला करते थे। लेकिन आप आज के माहौल में देखिए कि बच्चों की एक्टिविटी भी इतनी तेज हो चुकी है, और या तो लोग इतना बुक हो चुका है, उन लोग का प्री प्लान, उन लोग का जो स्केड्यूल हो चुका है कि भाई स्कूल से आते आप स्कूल से वो करना, खाना, फिर बैठ जाना, फिर या मौल साहब आना, या फिर टीचर आते या ट्यूशन वगैरह होते, फिर 8 बज जाते, फिर बच्चे 9 बजे फिर कुछ टीवी वगैरह देख लिया, खाए उधर ही बैठे, उधर ही सो गए। तो आप देखिए अंदाजा, और ये वीकेंड्स को भी नहीं हो रहा। मतलब अगर सैटरडे संडे नाइट्स को भी, अगर वीकेंड्स को भी देख लें, वीकेंड्स को भी ये माहौल आपको मिलता ही नहीं है बच्चों को। तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि मेरे व्यूअर्स को या उनके पेरेंट्स को मैं ये जरूर करूंगा कि जो भी पेरेंट्स करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। अगर करते हैं तो कि भाई अगर बच्चों का खेलने का वो करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो पेरेंट्स जो इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी बच्चों की नहीं होती है, तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि कम से कम दिन में या शाम में 1 घंटा तो भी एटलीस्ट बच्चे बाहर खेलें, या घर के बाहर खेलें, या सामने खेलें, या कुछ ना कुछ उनकी फिजिकल एक्टिविटी हो। जी हाँ। तो जिसमें एटलीस्ट चाइल्डहुड ओबेसिटी का एक जो बड़ा जो मसला है, जो मुद्दा है, वो एटलीस्ट उसमें से एक 25% तो उसमें कमी पेशी दिखेगी आपको। ये तो सिर्फ इनएक्टिविटी की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, अगर हम वजूहात देखें चाइल्डहुड में, तो कई चीजें जा रही है। एक कॉलर जी जरूर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? अंबरपेट से बात कर रही हूँ। जी जी, बहुत सलाम, मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। जी, वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपको अच्छा रखे, डॉक्टर साहब को, आप लोगों को, आमीन आमीन, वालों को भी बहुत बहुत शुक्रिया बोलिए। जी जज़ाकल्लाह। लेके आते हैं, मेरे को थायराइड है डॉक्टर साहब। जी, थायराइड है, मेरी 44 एज है,
मेरा 100 किलो वजन हो गया डॉक्टर। 100 किलो। जी। और आपकी हाइट कितनी है? 4 बच्चे हैं। आपकी हाइट कितनी है? 5'6" है मेरी हाइट। जी। और डाइटिंग क्या करना अगर बताइए। गोश्त खा सकते, जवारी की रोटी खा सकते क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। गोश्त नहीं खाना बोल रहे, थायराइड है मेरे को। अच्छी बात है। गोश्त नहीं खाना बोल रहे, थोड़े जने जवारी की रोटी नहीं खाना बोल रहे। अच्छा आप अच्छा समझाइए, मेहरबानी आपकी। इंशाल्लाह जरूर जरूर। आपको थायराइड के अलावा कुछ और भी है, शुगर वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं है। बीपी कम बढ़ के कम होते जा रहा है। अच्छी बात है। बीपी की गोली यूज नहीं करी अभी मैंने। ठीक है इंशाल्लाह। मेहरबानी करे डॉक्टर सबको। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह। आप टीवी देखते रहिए। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी शाहिदा साहबा जो अंबरपेट से कॉल किए थे। हाइपोथायराइड, 44 इयर्स है, लेकिन 100 kg वेट। बेबी सलाम अलैकुम। जैसा आपने बताया कि आपकी हाइट है 5 फीट 6 इंचेस और आपका वजन आपने बताया 100 किलो। देखिए वजन आपकी हाइट के हिसाब से अगर आपका वजन देखा गया तो आपका एक्चुअल आइडियल बॉडी वेट होना चाहिए 60 किलो और आप है 100 किलो, यानी कि 40 किलो बहुत वजन ज्यादा है आपका। तो बहुत ज्यादा है। और जैसा आपने सवाल पूछा क्योंकि आप हाइपोथायराइड हैं, तो देखिए हाइपोथायराइडिज्म में ये देखा जाता है कि वेट इंक्रीज होता है हाइपोथायराइडिज्म में। तो आपका एक तो मेडिकल प्रॉब्लम ये तो हो चुका है जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ रहा है। अब ऐसा कई दूसरी चीजें, जैसा कि अब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपकी लाइफस्टाइल किस तरह की है, यानी कि आपका रहना कैसा है, आपकी एक्टिविटी कितनी होती है, आप किस तरह से खाते हैं। और ये 1-2 दिन का खाने की बात नहीं है जी। ये बात होती है लाइफ लॉन्ग। देखिए जब हम मोटापन की जब हम बात करते हैं या कोई भी क्रॉनिक डिजीजेस की हम बात करते हैं, चाहे वो डायबिटीज ले लें, चाहे वो ब्लड प्रेशर ले लें, चाहे वो हार्ट का प्रॉब्लम ले लें, ये तीनों की भी जो चीजें जो क्रॉनिक डिजीजेस जिसे हम कहते हैं, देखिए अगर शुगर नहीं लाना है तो आपको लाइफस्टाइल को बदलना होगा। अगर मोटापन नहीं लाना है तो लाइफस्टाइल को बदलना होगा। यानी कि जो मॉडिफिकेशन जो होता है, जो रहना, उठना, खाना, पीना, आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आप किस तरह से सोते हैं, कितना सोते हैं, कितने वक्त की नींद लेते हैं आप, तो ये सारे के सारे चीजें जो हैं, ये चीजें जिंदगी भर के हैं। ये ऐसा नहीं है, हमें इसके लिए जिंदगी भर डिसिप्लिन होना पड़ता है, इसके लिए कमिटमेंट होना पड़ता है। एक अपना ये कह सकते हैं कि भाई अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो आपको ये करना बेहद जरूरी है। अरे जैसा कि मैं बता दिया कि भाई आप नमक कम खाएं, तो नमक कम खाने का मतलब ये नहीं कि आप कभी ज्यादा खा लें और कभी कम खा लें। एक मॉडरेट वे में आपको नमक लेना है दिन में, तो जिससे आपको ब्लड प्रेशर नहीं, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो या ब्लड प्रेशर ना हो। देखिए अगर मैं अपने व्यूअर्स को ये बात बोल दूंगा कि जिसको जो ब्लड प्रेशर ना भी हो तो उन्हें भी इस तरह के मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा जिंदगी में, अगर उनको बीपी ना लाना है तो। जी डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं हसननगर से बात कर रही हूँ। मेरा नाम रोशना है। जी हाँ सुन रहे फरमाइए। मेरा वेट बहुत ज्यादा है। मेरा वेट 85 किलो है। 85। जी आपकी हाइट कितनी है? मेरी 5 फीट 2 इंच है। जी। और 3 बच्चे हैं मेरे को। जी। हालांकि मेरा ज्यादा वक्त सारा दिन काम में जाता, तीनों भी छोटे छोटे हैं, लेकिन मेरा वेट कम नहीं हो रहा मेरा। आप दवा या कुछ बता सकते? जी अच्छी बात है। और कुछ? नहीं कुछ नहीं, तो मोटा पर काम करना है और कुछ भी नहीं। अच्छी बात है इंशाल्लाह। हाँ देखो मैंने थोड़ी बीपी रहती समझते था। तो नहीं नॉर्मली से बीपी ऐसा कभी कभी बढ़ जाती है, लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ती 10 मिनट। वो एक तो 130 वैसा समझो। अच्छी बात। मेरा मोटापा कम करना है बस। मोटापा कम करना है। ठीक है इंशाल्लाह। प्रोग्राम देखते रहिए। प्रोग्राम पे इसी ताल्लुक से बात हो रही है, आपके सवाल का जवाब भी दिया जाएगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब इससे पहले जो अंबरपेट सवाल था कि ज्वार की रोटी, बस लोगों ने गोश्त खाने नहीं खाने के बाद, देखिए गोश्त में भी 2 टाइप के गोश्त होते हैं, एक होता है व्हाइट मीट, एक होता है रेड मीट। डॉक्टर साहब एक और कॉलर को शामिल। जरूर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी मैं बात कर रही हूँ।
जी फरमाइए। जी मेरे मम्मी की उम्र 45 है, उनका वेट 83 है और उनको डायबिटीज भी है और यूरिया भी है, उनको किडनी प्रॉब्लम भी है, यूरिया बहुत बढ़ेगा था, अब तो ठीक है, नॉर्मल है जी। तो उनका शुगर बार बार गिर जा रहा, तो वैसे उसमें क्या करना मालूम करना था। शुगर बार ऐसी डाइट बताइए कि हम चल नहीं सकते वहाँ पे ठीक से, तो जैसे कि वेट कम हो सके और खाने में क्या खाना। जी दादी आप ये बोले कि उनका शुगर कम हो जा रहा। जी हाँ, शुगर गिर जा रहा तो एक हफ्ते में 2 बार गिर गया ऐसे और उनके पैरों में बहुत जलन होती है। अच्छी बात है। मेहरबानी करके कोई टेस्ट बताइए। उनकी हाइट कितनी है? 5'5". ठीक है, इंशाल्लाह। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप प्रोग्राम देखते रहिए, आपके सवाल का जवाब भी दिया जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, अंबर पेट से जो शाहिदा साहिबा ने कहा था कि जवार की रोटी और गोश्त। जी 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 देखिए बीबी, जैसा हमने बताया कि भाई जवार की रोटी और गोश्त, जैसा मैं गोश्त के बारे में जरूर कहूंगा कि 2 किस्म के गोश्त होते हैं, एक रेड मीट होता है और एक व्हाइट मीट होता है। व्हाइट मीट को हम देखें तो व्हाइट मीट के अंदर हम मच्छी को बोल सकते हैं और व्हाइट मीट में हम चिकन को ला सकते हैं। तो मच्छी और चिकन व्हाइट मीट में शामिल हो जाती है। और जो हम रेड मीट हम जो कहते हैं, रेड मीट हम चाहे मटन ले लीजिए चाहे वो बीफ ले लीजिए, ये 2 चीजें रेड मीट में आते हैं। देखिए, एक बात मैं जरूर कह दूं कि ऐसे पेशेंट जिसका किडनी भी फेल हो जाता है, अगर किडनी भी फेल हो गया है, तो वैसे लोगों को भी लेटेस्ट प्रोटोकॉल यानी कि अमेरिकन नेफ्रोलॉजी बोर्ड के प्रोटोकॉल्स ये कहते हैं कि आपको प्रोटीन्स कम नहीं करना चाहिए, यानी कि देखिए अवॉइड करें। मतलब मैं वो लोगों की बात कर रहा हूं जिसके किडनी भी फेल हो चुके हैं, जिसके किडनी भी फेल हो चुके हैं। अगर वैसे लोगों को भी अगर हम बोले कि गोश्त ना खाएं तो गलत बात है, कम खाएं। वैसे लोगों को भी कहा जाता है कि कम खाने के लिए कहा गया है। लेकिन अब आपके बात, अगर हम आपकी बात कर ले तो आपके केस में तो आप बिल्कुल गोश्त ले सकती हैं, कौन सा भी गोश्त ले सकती हैं, कितने बार चाहे उतना गोश्त ले सकती हैं। गोश्त में प्रोटीन होता है और जब हम प्रोटीन खाते हैं तो मसल का मास बढ़ता है, फैट नहीं बढ़ता। लेकिन एक बात मैं जरूर कह दूं कि जब हम गोश्त खाते हैं, यानी कि अगर हम ये कह दें कि भाई अगर बीफ का गोश्त खाते हैं तो पूत का गोश्त खाएं, अगर हम फर्ज कीजिए अगर मटन खाते हैं तो रान का गोश्त खाएं, क्योंकि रान और पूत के गोश्त में फर्क ये होता है कि इसमें चिकनापन कम होता है, फैट नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। तो आप ये बिल्कुल इस तरह का गोश्त खाएं और ये गोश्त खाने से आपको नहीं रोकना चाहिए, आप गोश्त बिल्कुल खा सकती हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ये वेट लॉस वालों के लिए भी नो प्रॉब्लम जी, 100% नहीं 200% आप ले लीजिए मेरी बात को। लेकिन जो मैं यहां तक कि मैं सीवियर केसेस की बात भी कर ले रहा हूं, जैसा कि डायलिसिस पेशेंट भी जो है, अगर किडनी पेशेंट का भी अगर है, उन्हें भी प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है। देखिए, कंप्लीटली कोई भी चीज को बंद नहीं करना है, चीज को अवॉइड करना है। मैं वो पेशेंट की बात करूं जो डायलिसिस पे हैं, जो जिसका किडनी फेल हो चुका है, जिसका यूरिया क्रेटिन बढ़ा हुआ है। अगर क्रेटिन फर्ज कीजिए, अगर औरतों में जैसा कि हम देखते हैं कि 1.4 के ऊपर जब होता है, या 2.4 भी अगर हो जाए, 5.5 भी अगर हो जाए, तो प्रोटीन्स को कम खाने के लिए कहा गया है, लेकिन प्रोटीन्स को बंद नहीं करने के लिए कहा गया जी। लेकिन अगर हम वेट लॉस के पेशेंट्स की बात करें, अगर जो कि नॉर्मल है, किडनी नॉर्मल है, हर चीज नॉर्मल है, और ऐसे लोगों में तो 200% आप गोश्त खा सकती है, कम क्वांटिटी में खाना है, लेकिन खाना बहुत जरूरी है जी। तो और दूसरी बात है, और मैं यही कहूंगा, जवार की रोटी बिल्कुल ले सकती हैं आप। जवार की रोटी में कोई वो नहीं है, जवार की रोटी लेना चाहे तो आप 1 रोटी या 1.5 रोटी भी ले सकती है 3 टाइम। जवार की रोटी में कोई ऐसा वो नहीं होता है, आप बिल्कुल ले सकती हैं। और उसमें शुगर भी नहीं बढ़ता है, जवार की नहीं बढ़ता उतना का। अगर हम उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर हम देखें, मैं तो यानी कि मैं इस टॉपिक पर आगे चल के जरूर इसके बारे में बात करूंगा। तो ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक नॉर्मल वर्ड्स में उसे कहा जाता है, ऐसे खाने जब हम खाते हैं तो आपका शुगर लेवल कितना तेज खून में बढ़ता है जी।
इसका एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसका नाम दिया गया है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी कि कौन से ऐसे खाने हैं जो एकदम आप खाने से एकदम तेज शुगर बढ़ता है, या कौन से ऐसे खाने हैं जो आपका खाने से शुगर थोड़ा कम लेवल पर आता है। तो ये चीजों पर हम बहुत जरूर बात करेंगे। इसके तो एक एपिसोड, एक टॉपिक बन है इसके लिए, और इंशाल्लाह इसके बारे में जरूर बात करूंगा। तो लिहाजा मैं यही कहूंगा कि मेरे पहले पेशेंट के लिए कि आप अगर 1 किलो वजन आपका कम होता है तो ये देखा गया है कि 1 mmHg आपका बीपी कम होता है। ये स्टडी की गई है कि 1 किलो वजन कम करो आपका ऑटोमेटिकली बीपी 1 mmHg कम हो जाएगा। इतना गहरा ताल्लुक है। और अगर आप और जितने लोग बीपी के गोलियां जो खाते हैं, यहां तक कि यह भी देखा गया है कि बीपी की गोलियों का डोजिंग भी कम होता है तो सबका वजन कम होता है। अगर हम दूसरे पेशेंट की बात करें, हसन नगर से जो 85 kg की बताई थी और 5 फीट 2 इंच बताया था, अगर आपके हाइट से बेबी, अगर हम आपका वेट देखें तो आपके वेट होना चाहिए 50 पे 2, यानी कि 52 kg होना चाहिए था। आपका वेट है 85 kg, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35 किलो वजन आपका बढ़ के है। तो काफी ज्यादा बढ़ के है, क्योंकि अगर हम 35 किलो वजन की अगर हम बात करें तो इसमें ऐसे फैट शामिल हो जाते हैं, यानी कि पेट के हिस्से का फैट ले लें जिसे हम विसरल फैट कहते हैं, यानी कि अंदर के फैट, जहां पर बॉडी के अंदर के जो ऑर्गन्स का तरफ जो फैट होता है वो फैट को अगर ले लें, वो फैट आपके पास ज्यादा काफी नजर आ रहा है मुझे। और अगर हम ये फैट को देखें तो आपका रिस्क कई चीजों से बढ़ जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि आपको नहीं आया, लेकिन कोई भी चीज आती है या नहीं आती है वो तो अल्लाह के हाथ में है। बिल्कुल। ये जो मैं जो बातें कहता हूं ये अपने स्टडीज से कहता हूं, ये जो साइंस कहती है वो बातों से कहता हूं। तो यहां पर रिस्क बढ़ जाते हैं, यहां पर रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। बीपी का आ जाना, डायबिटीज का पैदा हो जाना, या आपके हार्ट के प्रॉब्लम्स को इश्यूज हो जाना, और यहां तक कि आप ये भी देखा गया है, बल्कि कई पेशेंट्स में अगर आप अल्ट्रासाउंड करवा लें तो अल्ट्रासाउंड में आपके लिवर के अंदर, यानी कि लिवर को उर्दू में क्या कहते हैं, पित्ता कहते हैं, या लिवर के अंदर आपको फैट जमा होना शुरू हो जाता है जिसे हम फैटी लिवर कहते हैं। और ये फैटी लिवर का कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई ही नहीं निकली दुनिया में जो इसका इलाज कर सके। इसका इलाज एक ही इलाज है, वो है आपका मोटापन कम करना। क्योंकि आप अल्ट्रासाउंड कर लो आपको फैटी लिवर मिलेगा, या स्टेज 1 में मिलेगा, या स्टेज 2 में मिलेगा, या स्टेज 3 में मिलेगा, लेकिन ये डिपॉजिट होना जरूर होगा। इस आगे हमारी बातचीत में ये कैसा जमा होता है फैट लिवर के अंदर, लिवर यानी कि पित्ता कहते हैं, आई डोंट नो क्या कहते हैं उर्दू में, लेकिन लिवर में जो फैट जमा होता है उसे हम फैटी लिवर कहते हैं। और जो 35 kg जो वजन आपका जो है, और बीपी का कभी ऊपर आना कभी ना होना, देखिए ये चीजें आप सीधा वजन कम कर लें, आपका बीपी ठीक हो जाएगा। आपके कई मतलब बाय 1 गेट 3 फ्री का हिसाब हो जाएगा, यानी कि एक जीन्स ले और 3 शर्ट फ्री बोलते हैं कि मॉल में, वो हिसाब हो जाएगा। अगर आप मोटेपन को एक कम कर लें तो आप कई चीजों को आप अपने बीमारी को आप पीछे कर सकती हैं, हटा दे सकती हैं जिंदगी से, और दूर हट सकती हैं वो बीमारी से। जैसे कि शुगर ले लें, या बीपी ले लें, या और हार्ट के डिजीजेस को ले लें। और रही बात दूसरे हमारे जो पेशेंट थे अलीजा कोटला से था, उनके वालदा की जी बीबी अस्सलाम वालेकुम। देखिए आपके वालदा का वेट आपने बताया 80 kg और 83 kg, सॉरी 83 kg, और हाइट बताई 5 फीट 5 इंचेस। आपका उनके हिसाब से वेट होना चाहिए था 58 to 60 kg, 60 किलो लेके चले तो यानी कि 22 से 25 किलो वजन बढ़ के है उनके हाइट के हिसाब से। और जैसे आपने बताया कि वो चल नहीं सकती है क्योंकि उन्हें डायबिटीज की शिकायत है, मोटापन है, और उनका यूरिया क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ है। और यहाँ पर मैं यही कहूंगा, देखिए जैसे 3 चीजें आपने बताया कि भाई शुगर दिन में हफ्ते में 2 बार इनका शुगर गिरता है, ये बहुत ही अहम चीज है, और ये चीज पे हमें बेहद जरूरी कंसंट्रेट करना चाहिए। देखिए क्योंकि एक कॉलर को शामिल करेंगे। जी सर, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी कौन बात कर रहे हैं? जी रफीक साहब। 5'4" है जी। जी 98%। फास्टिंग ब्लड शुगर 96 जी 98 या 96 98 या 96 बता रहा था। 98 98 ठीक है। और खाने के बाद का
खाने के बाद लेकर अच्छी बात है। जी जी, तो इनका वेट 78 kg है। जी, उसके बारे में मालूम करता हूँ। ठीक है इंशाल्लाह। मिलना है तो काफी मिलना है। जी जी, जरूर जरूर, वो भी मैं बोल दूंगा आपको प्रोग्राम में। आप प्रोग्राम देखते रहिए। रफी साहब, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी डॉक्टर साहब, इससे पहले जो आफरीन का जो था, जिनके वालदा का किस्सा चल रहा था, देखिए जिसको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा था, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब 2 हफ्ते में 2 बार इनका शुगर लेवल नीचे गिर जाना। देखिए हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि उसका दिखता क्या है। हाइपोग्लाइसीमिया में ये होता है कि एकदम हाथों पैरों में थरथरी होना, और दूसरी चीज पसीने का एकदम छूटना, तीसरी चीज घबराहट होना। देखिए ये जो चीजें हैं, और एकदम ऐसा अजीब तरह की गुनूदगी होती है, गिड्डीनेस आता है, एक चक्कर आती है, एक महसूस होता है जब शुगर नीचे गिर जाता है, तो अंधेरी से छा जाती है। तो और ये चीज होगी जब हाइपोग्लाइसीमिया कॉमन हो जाता है, यानी कि जब ये चीजें बढ़ जाती हैं तो हार्ट के रिस्क बढ़ जाते हैं। देखिए किडनी से हमारे उनका इतना हमें उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है जी जी, जितना हमें हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से इनके हार्ट के इश्यू को बढ़ा देना, हार्ट का रिस्क बढ़ जाता, ये बढ़ जाता है। तो हमें मैं यही कहूंगा कि आप जो भी लेती हैं दवाएं, इंसुलिन, इसे बेहद जरूरी है कि इसे कंट्रोल में रखें, ना तो शुगर नीचे गिरे ना तो शुगर ऊपर बढ़े। देखिए दोनों चीजों को अनकंट्रोल कहा जाता है। अगर फर्ज कीजिए हाइपोग्लाइसीमिया में अगर फर्ज कीजिए लेस देन 70 अगर हो गया, यानी कि लेस देन 60 हो गया फास्टिंग शुगर लेवल्स, तो हम उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। उसमें भी हाइपोग्लाइसीमिया में भी कई फॉर्म्स के होते हैं। माइल्ड फॉर्म ले लीजिए, मॉडरेट फॉर्म ले लीजिए, या सीवियर फॉर्म ले लीजिए। अगर सीवियर फॉर्म की बात अगर हम कह दें तो 30 to 35 हो जाता है शुगर लेवल्स फास्टिंग, उसका शुगर लेवल नीचे गिर जाता है, और वहां पर तो आप कई पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, कोमा में चले जाता है, क्योंकि शुगर ग्लूकोज ब्लड जब ब्रेन को मिलना बंद हो जाता है तो ऑटोमेटिकली पेशेंट कोमा में चले जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स का हफ्ते में 2 बार होना ये बेहद रिस्की है, और मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप डॉक्टर को पास जाएं, अपने शुगर लेवल्स को प्रॉपर्ली चेक करवाएं, और आपके HbA1c लेवल्स को जरूर दिखवा लें। HbA1c लेवल्स वो होते हैं जो आपके 3 महीने के शुगर स्टेटस को बतलाते हैं। अगर हम वो चेक करवा लें तो इंशाल्लाह मैं ये जरूर कहूंगा, क्योंकि बाद वक्त ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि जब 3 महीने का शुगर लेवल से कम हो, फिर भी हम शुगर की दवाएं बढ़ाते हैं, या इंसुलिन बढ़ता है या ऐसा बढ़ता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि शुगर का गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा देखना यह चाहिए कि HbA1c लेवल शुड बी अराउंड 6.5 से नीचे नहीं होना चाहिए। तो एक चीज, और रही बात आपका जो बर्निंग सेंसेशन की, देखिए बर्निंग सेंसेशन जब भी होता है, तलवों में बर्न होना, या बॉडी के कोई भी हिस्से में दर्द वो होना, या किसी तरह के चुंटियों का भर जाना, या जैसा हम बोलते हैं कि प्रिकिंग पेन जैसा बोलते हैं, जैसा चुभे वाला पेट दर्द होने का, या सिर जलन होती है, या पैर खाली गर्म हो जाते हैं, तो ऐसे चीजों को हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। और ये चीजें क्रॉनिक डायबिटिक पेशेंट्स में देखी जाती है, और ये अगर तो ये इनके केस में, यानी कि शुगर अनकंट्रोल्ड होने की वजह से, अनकंट्रोल का मतलब मेरा 2 भी है, या शुगर को नीचे गिरना या शुगर का काफी ऊपर चल जाना। तो ये चीजों का ये जो ऊपर नीचे जो होता है ये बहुत ही रिस्की होता है। ये हमें हमेशा कभी भी एक कॉमन बेसलाइन में होना चाहिए। और अगर इनकी उम्र तो मुझे आपने बताया नहीं है, लेकिन उम्र के हिसाब से 45 ईयर्स, हाँ ओके, 45 ईयर्स के हिसाब से तो मैं ये जरूर कहूंगा कि इनके फास्टिंग शुगर लेवल्स शुड बी अराउंड 100 और 125 के बीच में होना चाहिए, और खाने के बाद पोस्ट प्रांडल ब्लड शुगर यानी खाने के बाद के शुगर लेवल्स 140 to 160 होना चाहिए, यानी कि दोनों भी लेस देन 200 होना चाहिए। लेकिन कभी भी शुगर फास्टिंग कम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नीचे। और जैसा इनका शुगर लेवल को कंट्रोल कर देंगे इंशाल्लाह इनका बर्निंग सेंसेशंस भी बंद हो जाएगा। और रही बात दवाओं की, देखिए दवाओं तो कई इसके दवाएं होते हैं, इसका असेसमेंट होता है। इंशाल्लाह अगर आप आए तो अच्छा, ऐसे पेशेंट में मुझे जरूरत नहीं होती कि पेशेंट आए, खाली उनका सिर्फ मुझे आप डाटा ला लें या ओल्ड रिपोर्ट भी ला लें, तो मैं इस पे बेसिस पे भी कई ऐसे पेशेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला शिफा देता है, तो आप रिपोर्ट्स लेके आ सकती हैं।
इनके लिए खाने में क्या है डाइट? हाँ, के लिए डाइट तो मैं पूरों के लिए कहूंगा, देखिए क्योंकि आपको डायलिसिस अगर यूरिया और क्रिएटिन लेवल्स अगर बढ़े हुए हैं तो मैं यही कहूंगा कि आप गोश्त खा सकती हैं, चिकन ले सकती हैं, आप क्या कहते हैं फिश खा सकती हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, मटन जो रेड मीट जो मैं कह रहा था कि गोश्त या तो बीफ का गोश्त या तो मटन का गोश्त, ये क्वांटिटी को कम कर दे लेकिन बंद ना करें। जी। चावल अच्छा, अब रही बात शुगर लेवल्स को, देखिए चावल का अगर बिल्कुल एक डाइट प्लान होता है, एक स्ट्रक्चर्ड तरीका होता है, मैं ये जरूर कहूंगा कि भाई आपकी कंप्लीट डाइट जब तक मैं ना पूछूं कि आप ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं, लंच में क्या लेती हैं, डिनर में क्या लेती है, उसके हिसाब से आपको कितने कैलोरीज आपको होना होता है। यानी कि बाद जनों को 1800 कैलोरी की जरूरत पड़ती है, बाद जनों को 2000 कैलोरी की जरूरत पड़ती है, तो वो कैलोरी को मैं इनको एडजस्ट करके इनके हिसाब से इंडिविजुअलाइज कर सकता हूं, जिसमें वीकनेस होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। उस तरह से इंशाल्लाह वो कर सकते हैं। और रही बात पेट से रफीक साहब ने कॉल किया था, इनके अहलिया 78 kg वेट हो गया है और 5 फीट 4 इंचेस हाइट है। बिल्कुल। क्या नाम बताया आपने? रफीक साहब। रफीक साहब अस्सलाम वालेकुम। देखिए जैसा आपने बताया कि वेट आपके अहलिया का 78 kg है और 5 फीट 4 इंचेस है। उनका वजन होना चाहिए हाइट के हिसाब से 50 पे 6 यानी कि 56 kg होना चाहिए था, लेकिन है 78 kg, अप्रोक्सीमेटली 20 से 22 किलो वजन इनका ज्यादा है। और जैसा आप बहुत अच्छा किया आपने कि आप उनका फास्टिंग शुगर लेवल चेक करवा लिए हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उन्हें शुगर नहीं है। देखिए जैसा मैं इससे पहले ही बता रहा था कि भाई शुगर का होने के 3 तरीके होते हैं, एक कंप्लीटली शुगर ना हो, या तो एक प्री डायबिटीज हो यानी कि शुगर आ गई है लेकिन कंप्लीट शुगर नहीं है, एक कंप्लीट शुगर का होना। देखिए तो नॉन डायबिटिक, प्री डायबिटिक, कंप्लीट डायबिटिक, ये 3 चीजों का फर्क है। जो वैल्यू फास्टिंग शुगर लेवल की 100 से कम होती है, यानी 100 के अंदर जो भी वैल्यूज आती है वो नॉन डायबिटिक हो जाता है, नॉन डायबिटिक होता है। अगर 100 to 126 के बीच में अगर फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जाते हैं तो जिसे हम प्री डायबिटिक कहते हैं या इंपेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज कहते हैं। अगर लंदन में यही बात अगर बोल दे तो इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहा जाता है। डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, इंपेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस ले लें, इंपेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज ले लें, और हमारे हिंदुस्तान में अगर ले लें तो प्री डायबिटिक कहा जाता है इसे। यानी कि प्री डायबिटिक का डायबिटिक में आ जाना भी बहुत बड़े चांसेस होते हैं, लेकिन आप कंप्लीटली नॉन डायबिटिक है, आपको शुगर नहीं है, लेकिन क्योंकि 98% है, मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप ये इससे और ऊपर जाएं या 100 या 100 या 126 के बीच में आ जाएं। आप जैसा वजन, मैंने हर चीज का मदर ऑफ ऑल डिजीजेज, जैसा मैं हर शो में कहता हूं, कहता रहूंगा कि हर चीज की बीमारी आज मोटापन है, चाहे वो बच्चों का मोटापन ले लीजिए या बड़ों का मोटापन ले लीजिए, क्योंकि मोटेपन से ही शुगर आता है, मोटेपन से ही बीपी आता है, मोटेपन से ही हार्ट के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, मोटेपन से ही हड्डियों में दर्द, पीछे के दर्द, घुटनों के दर्द और आपके हील के दर्द, ये सब सारी चीजें पूरे मोटेपन से शुरू हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये कहूंगा कि जैसे हम खाने पीने के डाइट जैसे हम अक्सर करते हैं वो आप सुनते रहिए। इंशाल्लाह मेरे प्रोग्राम को आपको कई मैं डाइट्स के टिप्स देता रहूंगा, और बल्कि एक शो हम खासतौर पर करेंगे सिर्फ डाइट के ऊपर इंशाल्लाह। एक कॉलर को शामिल करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा सवाल है, मैं फास्टिंग का शुगर जी 60%। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए मुझे पूछिए। फास्टिंग लेवल कितना बोले आप? 60 39 ईयर्स जी। और आपकी हाइट कितनी है? 5 फीट से थोड़ा ऊपर होगा। अच्छी बात है। और आपका वेट? 60 kg। ओके, आप कहाँ से बात कर रही हैं? आगापुरा से। अच्छी बात है, ठीक है। इंशाल्लाह आप प्रोग्राम देखते रहिए, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये कॉल का भी जवाब दिया जाएगा इंशाल्लाह। हमारी जैसे टॉपिक चल रही है चाइल्डहुड ओबेसिटी की, उससे ताल्लुक से भी हम बात करेंगे ब्रेक के उस पर। और मैं आपको बता दूं नाज़रीन, हमारे स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर आप कॉल करके डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब का नंबर है 9246505065 9246505065। लेकिन फिलहाल लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।